स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 अक्टूबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी पार्टियां पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। इसमें एनडीए सबसे आगे दिख रही है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब चुनाव प्रचार अभियान का पूरा खाका तैयार हो चुका है। जनता को अपनी ओर खींचने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं। वहीं बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया है कि प्रधानमंत्री की 10 जनसभाएं प्रस्तावित है। स्थानों की पहचान करके पीएमओ को भेज दिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह करीब 25 जनसभाएं करेंगे। लगभग इतना ही रैलियां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और शीर्ष नेता करेंगे। पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री का प्रस्तावित बिहार दौरा 24 अक्टूबर को है। बिहार में वे 2 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। उनका चुनाव अभियान 24 अक्टूबर को समस्तीपुर से शुरू होगा। वहां से वे बेगूसराय जाएंगे और फिर वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनका दूसरा प्रस्तावित दौरा 29 अक्टूबर को है, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि चूंकि सुरक्षा का मामला है, इसलिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि छठ मनाने वाले आम लोगों को कोई परेशानी ना हो, उनका छठ पर ऐसा कोई भी कार्यक्रम नहीं है। दोस्तों महागठबंधन के लिए बुरी खबर सामने आई है, क्योंकि हेमंत सोरेन की पार्टी ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जब बिहार में महागठबंधन के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। पड़ोसी राज्य झारखंड में चल रही सरकार की अगुवाई कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महागठबंधन से अलग होकर के बिहार चुनाव लड़ने का फैसला किया है। झामुमो ने महागठबंधन को पहले ही बता दिया था कि वे बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और फिर इसके लिए वे सम्मानजनक सीटें दी जानी चाहिए। लेकिन लंबे वक्त तक चली बातचीत के बाद भी महागठबंधन ने झामुमो को सीट बंटवारे में तवज्जो नहीं दी है। इसके बाद नाराज होकर के पार्टी ने शाम को ऐलान किया है कि वे 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। झामुमो ने कहा था कि उसने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को उन सीटों के बारे में बता दिया था जिन पर वे चुनाव लड़ना चाहता है। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है और फिर मतगणना 14 नवंबर को होगी। दोस्तों बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पद को लेकर भी अपनी बात रखी है। एक न्यूज चैनल से खास बातचीत में जब उनसे पूछा गया कि अगर वे चुनाव में सभी 29 सीटें जीतते हैं तो फिर क्या चिराग पासवान सीएम पद पर दावा ठोकेंगे? इस सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं कतई नहीं दावा करूंगा और इसे रिकॉर्ड में रख ले, या किसी भी परिस्थिति में दावा नहीं करूंगा। जब उनसे ये पूछा गया है कि आप फिर क्यों कहते हैं कि बिहार बदलेगा, बिहार बदलना चाहिए, जब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे तो फिर कैसे बिहार को बदलेंगे? इस पर चिराग पासवान ने कहा कि मैं ऐसी व्यवस्था का हिस्सा पहली बार बनूंगा जो कि नीति निर्माण करती है, जो फैसला लेती है। मैं उस व्यवस्था का हिस्सा बनूंगा जहां मैं बिहारी फर्स्ट को लागू कराऊंगा। आज तक मैं तो बिहार सरकार का हिस्सा तो नहीं रहा, तो फिर ऐसे में मेरे पास अपनी सोच को धरातल पर उतारने का मौका है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी को बड़ा तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विकासशील इंसान पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बद्री पूर्वे ने पद सहित प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल वे दरभंगा शहरी सीट से संभावित उम्मीदवार थे, लेकिन मुकेश सहनी ने उमेश सहनी को इस सीट से उम्मीदवार बनाया। इसी बात से खफा होकर के पार्टी से इस्तीफा दिया है और फिर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पर बद्री पूर्वे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वीआईपी सुप्रीमो पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी उन्हें लगातार टिकट देने की बात कहते रहे हैं। हम आपके लिए टिकट लेकर के आ रहे हैं और दरभंगा पहुंचने पर फोन करके भी बुलाया है, लेकिन मेरे सामने उन्होंने उमेश सहनी को शहरी विधानसभा से टिकट दे दिया। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के प्रचार अभियान तेज हो गया है। जनसभा में विरोधियों पर हमले बढ़ गए हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव को कैदी रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 14 नवंबर को लालू परिवार को 33,000 वोल्ट का झटका लगेगा। उन्होंने गिरिराज सिंह से तेजस्वी यादव को जैविक चॉकलेट देने की मांग की है। आरोप लगाया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की उपाधि चुराने का आरोप तेजस्वी यादव पर लगाया है। वहीं पर अरवल की चुनावी सभा में नीरज कुमार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर असली
असली जननायक थे, अब एक फर्जी जननायक गढ़ने की कोशिश की जा रही है। तेजस्वी को राजद के लोग जननायक बता रहे हैं। उनके पिता के लिए कर्पूरी ठाकुर के तर्ज पर भारत रत्न की मांग की जा रही है, लेकिन लालू यादव को कैदी रत्न मिलना चाहिए। असलियत में तो वे चारा घोटाले में के सजा याफ्ता कैदी है। हेल्थ के ग्राउंड पर जमानत पर बाहर है, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दोस्तों, बिहार में चुनावी बिगुल बच चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी दम दिखा रहे हैं। जी हाँ, इसी बीच मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर के कहा कि सरकार वहां बन गई, ये समझो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेते दिख रहे हैं। देश भर की निगाह है इस बार बिहार चुनाव पर टिकी हुई है। लालू, नीतीश, राहुल गांधी, भाजपा, प्रशांत किशोर और अन्य पार्टियां चुनाव में जुटी है और सब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि समझ लीजिए वहां पर एनडीए की सरकार बन गई, वहां कितना बहुमत आएगा चुनाव में तो बस ये पता लगेगा। मुझे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में नवंबर के महीने में 2 चरणों में वोटिंग होना है और फिर 14 नवंबर को मत गणना है। उसी समय बिहार चुनाव का परिणाम जनता के सामने आएगा, क्योंकि इस बार सभी पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए कई प्रकार की घोषणा की है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अब 1 माह से भी कम समय बचा हुआ है। इसे लेकर के एक न्यूज चैनल से बातचीत में बाबा रामदेव ने कहा कि जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर और AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी सहित सभी प्रमुख खिलाड़ी जीत में विश्वास जता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में महागठबंधन समेत हर कोई पूरी ताकत दिखा रहा है। सभी को भरोसा है कि वे जीतेंगे, चाहे वह महागठबंधन हो, प्रशांत किशोर हो या फिर ओवैसी ही क्यों ना हो। हालांकि एनडीए जो न केवल वर्तमान में देश का सबसे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली गठबंधन है, बल्कि इसका नेतृत्व पीएम मोदी कर रहे हैं, जिनका व्यक्तिगत हिमालय जितना मजबूत है। आज कोई भी विपक्षी नेता पीएम मोदी का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। वहीं पर एनडीए में 5 बड़ी पार्टियां शामिल है, जिनमें बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और आरएलएम। वहीं पर बीजेपी, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और फिर राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए ने लगभग सभी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन लोजपा रामविलास ने अभी कुछ नामों की घोषणा नहीं की है। महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, दीपांकर भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली माकपा, भाकपा और फिर मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी शामिल है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, सियासत का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन अब मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी होते ही अब प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पटना में एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अमित शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा वार किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग अगर SIR के जरिए मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करता है तो राहुल गांधी को पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने घुसपैठियों के जरिए ही अपना वोट बैंक बनाया है। वहीं पर जब अमित शाह से प्रशांत किशोर पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी चुनाव चल रहे हैं, नतीजों का इंतजार कीजिए। मैं प्रशांत किशोर पर तब बोलूंगा जब परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने इशारों में कहा कि कई लोग बिहार में नई राजनीति के नाम पर पुराने प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जनता सब जानती है। वहीं पर अमित शाह ने विपक्ष पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हम तो सिर्फ घुसपैठिया कर रहे हैं, धर्म नहीं देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी उसे मुस्लिमों से जोड़ देती है। यही असली ध्रुवीकरण है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो भी गैर कानूनी रूप से देश में घुसा है उसे बाहर निकाला जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा पूरे देश में SIR जैसी प्रक्रिया चाहती है ताकि हर राज्य में मतदाता सूची से घुसपैठियों को हटाया जा सके। अमित शाह ने यह भी दावा किया है कि एनडीए में किसी तरीके के मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ पर सीटें तय है, उम्मीदवार तय है और एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष के पास ना तो तय है और न सीटों का बंटवारा। ऐसे में जनता समझ चुकी है कि कौन स्थिर सरकार दे सकता है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी ने एक बड़ा बयान दिया है, ऐलान कर दिया है, जिससे पूरे राज्य में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई है। दरभंगा में अपने भाई संतोष सहनी के नाम नॉमिनेशन फाइल की थी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे इस बार खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बजाय उनका पूरा फोकस महागठबंधन के कैंडिडेट्स की जीत पक्की करने पर होगा। मुकेश सहनी ने कहा है कि हमारा मकसद सिर्फ कुछ सीटें जीतना नहीं है, बल्कि ये पक्का करना है कि महागठबंधन बिहार की सभी 243 सीटें
जीते। मैं हर कैंडिडेट के लिए काम करने पर ज़मीन पर उतरूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव का नतीजा तय करने में वीआईपी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी का रोल अहम होगा। आगे उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी ने अपने सपने साफ कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें सिर्फ नाम के लिए राज्यसभा मेंबर बनने या फिर कोई पद संभालने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा है कि मुझे राज्यसभा नहीं चाहिए, मेरा सपना बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है। मैं मछुआरा कम्युनिटी और बहुत पिछड़े वर्गों की आवाज़ बनना चाहता हूं और सरकार में इज्जत के साथ हिस्सा लेना चाहता हूं। अपने भाई के नॉमिनेशन पर बात करते हुए मुकेश सहनी ने साफ कहा कि यह फैसला फैमिली पॉलिटिक्स के बारे में नहीं था, बल्कि उनकी पॉलिटिक्स जिम्मेदारी का हिस्सा था। उन्होंने बताया है कि वीआईपी ने टिकट बंटवारे में सोशल बैलेंस और फिर यंग लीडरशिप को प्रायोरिटी दी है। उन्होंने कहा है कि हम संतोष सहनी जैसे यंग और फिर मेहनती लीडर्स को मौका देने में यकीन रखते हैं। हम सब मिलकर के बिहार में डेवलपमेंट की एक नई कहानी लिखना चाहते हैं। हाथ में हथकड़ी और आंखों में आंसू लिए एक शख्स जेल से सीधे नॉमिनेशन सेंटर पहुंचा। मीडिया वालों से चिल्ला चिल्ला करके अपनी बात कह रहा था। धर्मेंद्र कुमार क्रांतिकारी नाम का यह शख्स गोपालगंज के बरौली विधानसभा क्षेत्र से अपना पर्चा भरा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल के प्रत्याशी हैं। बरौली विधानसभा से जेजेडी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किए हैं। जब धर्मेंद्र कुमार क्रांतिकारी नामांकन करने पहुंचे तो फिर उनके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि जून में जमीन धोखाधड़ी, SC/ST सहित कई अन्य गंभीर धाराओं के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बाद में धर्मेंद्र कुमार क्रांतिकारी पर गुंडा एक्ट भी लगाया गया। धर्मेंद्र क्रांतिकारी बरौली के माधोपुर गाँव का रहने वाले हैं। उनके ऊपर अपने सगे बड़े भाई पर चाकू मार करके गंभीर रूप से घायल करने का भी आरोप है। धर्मेंद्र क्रांतिकारी पर अकेले बरौली विधानसभा क्षेत्र में 29 से ज्यादा मामले दर्ज है, जिसमें प्रमुख रूप से जमीन हड़पने, धोखाधड़ी, जबरन पैसे वसूलने और हरिजन उत्पीड़न और फिर आर्म्स एक्ट के तहत केस है। दोस्तों, राजद के टिकट पर छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे भोजपुरी गायक अभिनेता खेसारी लाल यादव के नामांकन के दौरान चोरों की मौज दिख गई। इस दौरान चोरों ने किसी के चैन उड़ाए तो किसी के फोन ले उड़े। नामांकन के दौरान जुटी भीड़ में एक पत्रकार की लगभग 1 लाख रुपए की सोने के चैन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। बताया जाता है कि खेसारी लाल यादव नामांकन के लिए पहुंचते ही उनके समर्थकों ने जमकर के नारेबाजी शुरू कर दी। हालांकि भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा को लेकर के उचित व्यवस्था की गई थी। काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। बावजूद भी इसके चोरों का बोलबाला रहा। भीड़ का फायदा उठाते हुए चोरों ने सोने की चैन और फिर फोन पर जम करके हाथ साफ कर दिया। आपको बता दो कि खेसारी लाल यादव ने राजद की सदस्यता हासिल की है। इसके बाद उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया है कि छपरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब वो चुनावी मैदान में अपने लटके झटके के बल पर मतदाताओं को लुभाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, बिहार में अक्टूबर के आधा बीत जाने के बाद मौसम ने करवट ले ली है। जब सुबह और फिर रात में ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे चादर ओढ़ने का मन करने लगा है। दिन में धूप तो निकल रही है, पर उसकी गर्मी अब पहले जैसे नहीं रही है। जहाँ हल्की उमस के साथ 30 से 32 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रह रहा है। जब रात को तापमान 18 से 22 डिग्री तक गिर रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम से ठंडी हवाएं बिहार में दाखिल हो रही है, जिससे अगले कुछ दिन और ठंड बढ़ेगी। आज मौसम साफ रहेगा। वहीं पर पटना में सुबह 20 डिग्री और दिन में 22-32 डिग्री के आसपास तापमान रहेगा। गया में रात का तापमान 19 डिग्री तक गिर सकता है। ये जिला सबसे ठंडा रहेगा। वहीं पर किशनगंज, पूर्णिया और भागलपुर में 20 से 21 डिग्री रात का तापमान और फिर दिन में 32 से 33 डिग्री रहेगा। वहीं पर दक्षिणी जिलों में रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद में भी ठंडक ज्यादा महसूस होगी, क्योंकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रहेगी। नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर, बिहार में आखिर कौन सरकार बनाएगा? दरअसल एक पत्रकार ने चौंकाने वाली भविष्यवाणी बता दी है। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा के बाद से तमाम राजनीतिक पार्टियां उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर रहे हैं। इस बीच एक सवाल हर किसी के मन में चल रहा है कि आखिर कौन सा नेता अपने दल या फिर गठबंधन को बरत दिलाएगा और 14 नवंबर के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। इस पर बिहार के सीनियर पत्रकार ने अगले मुख्यमंत्री को लेकर के भविष्यवाणी कर दी है। पत्रकार अजित द्विवेदी ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि बिहार की राजनीति में इन दिनों एक बात साफ दिखाई दे रही है, एनडीए को अब जनता का झुकाव मिल रहा है। इसकी बड़ी वजह है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सामाजिक योजनाओं और फिर शासन में बनी स्थिरता। लंबे समय से चली आ रही सरकार के बावजूद भी बिहार में एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, बल्कि प्रो इनकम्बेंसी देखी जा रही है, यानी कि सरकार के पक्ष में लहर। हालांकि इसके अलावा प्रशांत किशोर रोजगार की बात कर रहे हैं। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर चुके हैं।
इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। वहीं पर पत्रकार के मुताबिक नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने बिहार में राजनीतिक भरोसा बनाया है। जनता का मानना है कि जो सरकार लगातार योजनाओं और फिर कल्याणकारी कदमों से लोगों को राहत दे रही है उसे बदलने की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि विपक्षी इंडिया गठबंधन कई मोर्चे पर कमजोर नजर आ रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की लोकप्रियता का एक बड़ा आधार उनकी विकास योजना और फिर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम है। यही कारण है कि एनडीए को जनता के बीच एक अस्थायी भरोसा हासिल है। वहीं पर पिछले कुछ वर्षों में भारत की राजनीति में एक नई प्रवृत्ति देखी जा रही है। सरकारों के खिलाफ गुस्सा कम और फिर उनके पक्ष में समर्थन ज्यादा, इसे ही प्रो इनकम्बेंसी कहा जाता है। बिहार में ये स्थिति और भी मजबूत है क्योंकि यहाँ पर नीतीश कुमार लंबे समय में से सत्ता में है, फिर भी जनता में उनके प्रति कोई भी बड़ा असंतोष नहीं दिखता है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने शासन को योजनाओं के जरिए लोगों से जोड़ रखा है। महिलाओं, किसानों, युवाओं और फिर गरीबों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करना, यह रणनीति बिहार के समाज में सीधा असर डाल रही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार का सबसे अमीर प्रत्याशी कौन है? दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण के नामांकन के साथ ही उम्मीदवारों की संपत्ति और फिर आपराधिक मामलों की जानकारी सामने आनी शुरू हो गई है। हल्फनामों के जरिए अब यह स्पष्ट हो गया है कि इस बार का सबसे अमीर प्रत्याशी ना तो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है और न ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शुक्रवार को नामांकन की आखिरी तारीख थी, जबकि नामांकन पत्रों की जाँच कराई जाएगी। इसी बीच प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए शपथ पत्रों ने कई राजनीतिक हलचलें तेज कर दी है। इन हल्फनामों से न सिर्फ उम्मीदवारों की संपत्ति का ब्यौरा मिला है, बल्कि ये भी स्पष्ट हुआ है कि इस बार का चुनावी मैदान धन कुबेरों से अछूता नहीं है। राजनीतिक गलियारों में जब चर्चा तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और सम्राट चौधरी जैसे नेताओं की संपत्ति को लेकर थी, तभी एक ऐसा नाम सामने आया जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। पटना साहिब विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट न मिलने पर मेयर के पुत्र शिशिर कुमार ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। शिशिर कुमार सबसे अमीर प्रत्याशी हैं। शिशिर कुमार जो पटना की मेयर सीता साहू के बेटे हैं, उनके पास लगभग 23 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह आंकड़ा उन्हें इस चुनाव में सबसे अमीर प्रत्याशी बनाता है। जहां उनका नामांकन पत्र दाखिल होते ही राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा का विषय बन गया है कि तेजस्वी यादव और सम्राट चौधरी जैसे बड़े नेताओं की संपत्ति भी शिशिर के आगे फीकी पड़ गई है। वहीं पर सम्राट चौधरी के बारे में अगर बात की जाए तो सम्राट चौधरी ने अपने हल्फनामे में लगभग 10 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति घोषित की है। इसमें 99 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति और 8,23,000 रुपए की अचल संपत्ति शामिल है। वहीं पर राजनीतिक रूप से वे बिहार के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं, लेकिन संपत्ति के मामले में वे शीर्ष पायदान पर नहीं है। वहीं पर तेजस्वी यादव के बारे में अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव के पास कुल 2 करोड़ 88 लाख रुपए की संपत्ति है। 5 साल पहले यानी कि 2020 में उन्होंने 2 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति घोषित की थी। दिलचस्प बात यह है कि उनकी चल संपत्ति 2020 में 1 करोड़ 22 लाख रुपए थी, जो इस बार घट करके 91 लाख रुपए रह गई है। वहीं पर उनकी अचल संपत्ति 1 करोड़ 96 लाख रुपए आकी गई है। वहीं पर तेजस्वी यादव जो राघोपुर से चुनावी मैदान में है, उन्होंने अपने हल्फनामे में 8 करोड़ 10 लाख रुपए की अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है, इसमें उनकी पत्नी राजश्री यादव की संपत्ति भी शामिल है। वहीं पर तेजस्वी यादव के राजनीतिक कद और फिर सक्रियता को देखते हुए कई लोगों को उम्मीद थी कि वे सबसे अमीर प्रत्याशी में शामिल होंगे, लेकिन आंकड़ों ने एक अलग ही तस्वीर पेश की है। जब बिहार में चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की संपत्ति का मामला हमेशा चर्चा में रहता है। शिशिर कुमार राजनीतिक तौर पर भले ही उनका चेहरा नया हो, लेकिन आर्थिक ताकत के मामले में उन्होंने सभी को पछाड़ दिया है और सबसे अमीर प्रत्याशी बन गए हैं। बिहार में तथाकथित महागठबंधन है। बिहार में कहीं भी इसका प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है महागठबंधन का। महागठबंधन उम्मीदवार को इतना भारी पराजय दीजिए ताकि उनकी जमानत जब्त हो जाए। ये बातें मैं ही नहीं कह रहा हूं, बल्कि ये बातें कहलगांव शारदा पाठशाला के मैदान में आयोजित एनडीए के नामांकन सभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कही है। वहीं पर उन्होंने कहा है कि जंगल राज ना आए, इसके लिए इसके सफाई की जरूरत है। जहां बिन पानी की मछली की तरह राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तड़प रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 2025 के लोकसभा चुनाव में 60% मत मिला था, 40% मत सबको मिला था। इसमें भी हमारी हिस्सेदारी थी। 196 विधानसभा सीटों पर हम एक नंबर पर थे। 140 करोड़ के लिए भारत
बनाएंगे, वहीं पर विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत सिर्फ एनडीए के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए बनेगा। आपने जंगल राज देखा है, विकास के नाम पर खजाने से पैसा निकलता था, नेता गुंडों के खाते में जाता था। उन्होंने कहा कि आज विकास की गंगा बह रही है, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई हो रही है, भ्रष्टाचारी जेल जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक इस देश की आधी आबादी सशक्तिकरण नहीं होगी तब तक विकसित भारत नहीं बनेगा। प्रत्येक घर में एक महिला को 10-10 हजार रुपए में देंगे। दोस्तों, कांग्रेस ने एक बार फिर से उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार 5 लोगों को टिकट मिला है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने शनिवार देर शाम को अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में पार्टी ने 5 नेताओं को टिकट दिया है। टिकट पाने वालों में शाश्वत केदार पांडे, मोहम्मद कमरुल हुदा जो कि किशनगंज विधानसभा से, वहाँ पर मोहम्मद इरफान आलम, जितेंद्र यादव और मोहम्मद श्रीवास्तव का नाम शामिल है। आपको बता दूं कि इससे पहले कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था। वहीं पर महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर के जिस तरीके की भागदौड़ दिखी है और पटना से लेकर के दिल्ली तक बैठकों का सिलसिला चलता रहा, इसका नतीजा ये रहा है कि पार्टी पहले चरण की वोटिंग के नामांकन के आखिरी दिन तक अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती रही। अब तक कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए दोनों लिस्टों को मिला दे तो कांग्रेस ने 53 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। वहीं पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने 70 सीटें दी थी। हालांकि पार्टी महज 19 सीटें ही जीत पाई थी। इस कारण से महागठबंधन के बहुत सारे नेताओं ने दावा किया था कि कांग्रेस को ज़्यादा सीट देने की वजह से महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई थी। इस वजह से राजद इस बार कांग्रेस को ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहती है। हालांकि 53 सीटों पर उम्मीदवार उतार करके पार्टी 70 नंबर की सीटों के आसपास पहुंचती हुई दिख रही है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 18 अक्टूबर 2025 को कई दिग्गज नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किया। राज्य भर में विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। समर्थकों की भीड़ और फिर नारों के बीच उम्मीदवारों ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी दर्ज कराई। वहीं नामांकन के समय अजब गजब भी की नजारा देखने को मिला। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के नामांकन के दौरान एक जेजेपी उम्मीदवार भैंस पर तो फिर दूसरा बसपा उम्मीदवार हाथी की सवार होकर के अपने समर्थकों के संग नामांकन करने के लिए पहुंचा। वहीं पर एक उम्मीदवार हाफ पैंट और फिर गंजी में जब पहुंचा तो फिर लोग देखते ही रह गए। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा के प्रत्याशी धीरज कुमार सिंह ने चैनपुर विधानसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। भभुआ कार्यालय में नामांकन दाखिल करने पहुंचे धीरज हाथी पर सवार होकर के नामांकन स्थल पर पहुंचे, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया। जहां पर अन्य उम्मीदवार अपनी गाड़ी से या पैदल आ रहे थे, वहीं हाथी पर सवार होकर के नामांकन करने का ये अंदाज लोगों को आकर्षित कर रहा था। उनकी इस अनोखी एंट्री ने वहां पर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियां पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है। बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू समेत सभी प्रमुख दल अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर चुके हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार अभियान चलाने में जुट गए हैं। इस बार चुनाव में रणनीति और स्टार प्रचारकों की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि चुनावी मैदान में उम्मीदवारों की पहचान और उनकी साख तय करने में प्रचार की भूमिका अहम होती है। वहीं पर सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 21 अक्टूबर से बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान की शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से करेंगे। ये प्रचार अभियान जदयू के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के भाषण का प्रभाव न सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में बल्कि आसपास के जिलों में भी देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये पहल पार्टी के लिए चुनावी माहौल बनाने और फिर समर्थकों में उत्साह पैदा करने के उद्देश्य से की जा रही है। इसके लिए मीनापुर हाई स्कूल के खेल मैदान को चुनावी सभा स्थल के रूप में चुना गया है। ये सभा दोपहर 12 बजे शुरू होगी। दोस्तों, बिहार की 3 दिवसीय यात्रा के अंतिम दिन पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश में कोई भी हिंसा करेगा तो फिर जवाब मिलेगा। वहीं पर उन्होंने कहा कि एनडीए ने विकसित बिहार की नींव तैयार की है, बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे, 10 सालों में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त करेंगे। वहीं पर चेहरा बदल करके विपक्ष पर जंगल राज लाना चाह रहे हैं। हमने हाल ही में देखा है कि कुछ राज्य सरकारें जेल में बैठे लोगों द्वारा चलाई जा रही है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता। उन्होंने बिहार के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 10 वर्ष में बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्त कर
देंगे। बिहार को विकसित राज्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बजट में बिहार की कोसी परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रबंध किया है। बिहार तेज गति से आगे बढ़ रहा है। 50,000 हेक्टेयर ज्यादा भूमि इससे सिंचित भी होगी। 20 वर्षों में एनडीए सरकार ने विकसित बिहार बनाने की नींव तैयार की है। वहीं पर भ्रष्टाचार को लेकर भी अमित शाह ने विपक्षी दलों के नेताओं को घेरा है। उन्होंने कहा कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक विपक्षी दलों के सरकारों को अस्थिर करने की साजिश नहीं है। इन विधेयक में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री सहित किसी भी मंत्री को 30 दिन या फिर उससे अधिक जेल में रहने पर पद से हटाने का प्रावधान है। दोस्तों, प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से माहौल को गर्मा कर दिया है। दरअसल नामांकन का दौर शुरू होने के बावजूद भी इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे और फिर सीएम फेस को लेकर के चल रही अनिश्चितता पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी है। जब उनकी भविष्यवाणी की चर्चा पूरे बिहार के साथ देश में होने लगी है। प्रशांत किशोर का ये विस्फोटक दावा ऐसे समय में आया है जब जनसुराज ने सबसे पहले अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करके मैदान में मजबूत दावेदारी पेश कर दी है, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी और फिर भोजपुरी कलाकार जैसे चेहरे शामिल है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार महागठबंधन तीसरे स्थान पर रहने वाला है। बिहार की असली चुनावी लड़ाई एनडीए और उनकी पार्टी जनसुराज के बीच है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने महागठबंधन दलों के बीच सीट बंटवारे पर कहा कि इंडिया गठबंधन से जाकर के पूछिए, जहां तक बात असली लड़ाई की है तो फिर लड़ाई एनडीए और फिर जनसुराज में है। प्रशांत किशोर के दावे की माने तो वे खुद का पार्टी को सरकार बनाते तो फिर नहीं देख रहे हैं। हालांकि उनके बयान से ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वह तेजस्वी और चिराग पासवान के किंग मेकर की तरह नहीं दिख रहे हैं, बल्कि वे खुद को और अपनी जनसुराज को रिजल्ट के बाद के लिए अभी से बतौर रियल किंग मेकर प्रेजेंट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये सीधा और फिर आक्रामक दावा है कि महागठबंधन बिहार चुनाव में तीसरे स्थान पर रहेगा और असली लड़ाई, असली टक्कर एनडीए और जनसुराज के बीच है। यह बिहार की राजनीति में एक नया थ्रिल पैदा करता है। ये प्रशांत किशोर का ये बयान। वहीं पर इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के चल रही असमंजस खास करके कांग्रेस और मुकेश सहनी की वीआईपी के बीच पेच फंसा हुआ है। प्रशांत किशोर के इस दावे को बल देते हैं प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज द्वारा प्रशासनिक और फिर सामाजिक कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारना यह दिखाता है कि वे चुनावी लड़ाई को व्यक्तिगत साख और जमीनी संगठन के आधार पर लड़ रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपना नामांकन भरा है। यह यूट्यूबर मनीष कश्यप ने 18 अक्टूबर को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए पश्चिम चंपारण जिले की चनपटिया विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। वह चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे हैं। नामांकन से पहले और फिर बाद में मनीष कश्यप के साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद रहे। पर नामांकन भरने के बाद मनीष कश्यप ने कहा है कि विधायक बनते ही अंचल ब्लॉक से भ्रष्टाचार 7 दिनों में खत्म कर दूंगा। बंद चीनी मिल खुलेंगे, स्टील प्लांट 1 साल में खुल जाएगा, 1 साल के अंदर सभी स्कूल ठीक हो जाएंगे, अस्पताल दुरुस्त हो जाएंगे, 5 साल में नया चनपटिया होगा। वहीं पर जनसुराज पार्टी ने हाल ही में मनीष कश्यप को चनपटिया विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। आपको बता दूं कि इससे पहले मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी का दामन थामा था, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर जुलाई 2025 में प्रशांत किशोर के जनसुराज से जुड़ गए थे। दोस्तों, किशनगंज में महागठबंधन ने अब तक 2 मौजूदा उम्मीदवारों का टिकट काट दिया है। बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन ने राजद विधायक के टिकट को काट करके मुसव्विर आलम को चुनाव में उतारा है। इसी तरह किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस के विधायक इजहारुल हुसैन का टिकट काट करके कमरुल हुदा को प्रत्याशी बनाया गया है। जी हां, दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गया है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और बारी बारी से सभी कैंडिडेट की घोषणा कर रहे हैं। इसी क्रम में किशनगंज में महागठबंधन ने 2 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया, पत्ता साफ। जैसे कि आपको अभी बताया गया है कि बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन ने राजद विधायक के टिकट को काट करके मुसव्विर आलम को चुनाव में उतारा। इसी तरह किशनगंज विधानसभा में कांग्रेस के विधायक इजहारुल हुसैन का टिकट काट करके कमरुल हुदा को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं पर राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हमेशा से बहादुरगंज विधानसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। बहादुरगंज विधानसभा में लगातार कई बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने यहां से जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में अंजार नईमी ने
राजद का दामन थाम लिया था। वहीं पर किशनगंज विधानसभा सीट में भी वर्तमान में कांग्रेस के ही इजहारुल हुसैन विधायक थे, मगर पार्टी ने राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष कमरुल हुदा को टिकट दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कमरुल हुदा जनता के बीच ज्यादा पकड़ रखते हैं। हालांकि पुराने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसको लेकर के नाराजगी है, क्योंकि कमरुल हुदा कुछ समय पहले ही राजद छोड़ करके कांग्रेस में आए थे। आपको बता दूं कि अब तक किशनगंज के 2 विधानसभा क्षेत्र किशनगंज और बहादुरगंज में महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया है, जहां अभी भी कोचाधामन और ठाकुरगंज में कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई है। इस बार किशनगंज जिले में काफी टक्कर का मुकाबला सभी दलों में देखा जाएगा, क्योंकि किशनगंज में इस बार कई पार्टियों के साथ कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया है। आपको क्या लगता है कि किशनगंज में इस बार क्या समीकरण बनने वाला है और इस बार क्या स्थिति बनने वाली है? अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।